स्कीम जो पूरे हिंदुस्तान में लागू की है, हमारी समझ ऐसी है कि मालेगांव शहर के लिए ये स्कीम मुफीद है और इस स्कीम में बढ़ चढ़कर मालेगांव शहरियान को हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और दूसरा 12 नवंबर और आने वाले बकरीद का भी सवाल इसके अंदर है। 17.5 साल से 21 साल की उम्र के जो नौजवान है उनकी ट्रेनिंग करके उनको फ़ौज की जो तीनों आर्मी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, उसमें इनका सिलेक्शन होगा। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर महागठबंधन को मालेगांव शहर अक्सरियत देता है तो हम मालेगांव शहर में 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे और उस ट्रेनिंग सेंटर में मालेगांव शहर के बच्चे, नौजवान पूरी तरह फिज़िकल तौर पे ट्रेन हो, मेंटली ट्रेन हो, इसकी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो उम्र होती है 16 साल की, गौर करने की बात यह है कि मालेगांव शहर में आमतौर पे 10वीं और 12वीं के बाद आगे बहुत ज़्यादा तालीम की तरफ लोग नहीं जाते। तो ये स्कीम 10वीं और 12वीं के बाद मालेगांव शहरियान के नौजवानों के लिए मुफीद होंगी। इस पर हिंदुस्तान भर में एतराज़ हो रहा है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी समझ अपनी जगह बराबर है। हम वो जो एहतजाज है जो इसके ख़िलाफ़ है, हम उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हर सोचने का तरीका, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, उस ढंग से वो सोचता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। मगर हमने जब इस स्कीम को समझा तो हमने ये पाया कि ये हिंदुस्तान भर में इसका क्या हासिल होगा। ये स्कीम बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है वो लागू कर दी है और फॉर्म भरने का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में इस स्कीम से दूर रहना, ख़ास तौर से मालेगांव शहर और हिंदुस्तान भर के अक़लियत इस स्कीम से दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि 16 साल की जो उम्र होती है, अगर उस वक्त से कोई ट्रेनिंग सेंटर मालेगांव शहर में बन जाए तो हम ऐसे नौजवान जो इस उम्र में नशे की अलग अलग लत होती है, बीड़ी सिगरेट से लेके गुटखा, कम से कम वो ट्रेनिंग की वजह से उससे छुटकारा मिलेगा और उनके अंदर एक ताकत आएंगी सोचने समझने की। मालेगांव शहर में बहुत स्किल है नौजवानों में, मगर वो सही लाइन पे नहीं जा पाती। तो कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। आज मालेगांव शहर में नौजवानों को ट्रेन करने के लिए कोई मकसद नहीं था। आज हमको अग्निपथ स्कीम से एक मकसद दिख रहा है, एक एम दिख रहा है। उस मकसद को हासिल करने के लिए अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो उसका हासिल कम से कम इन नौजवानों के लिए ये होगा कि वो फिज़िकली तौर पे स्ट्रांग होंगे। और कोई भी समाज, कोई भी कौम जिस्मानी और दिमागी तौर पर अगर स्ट्रांग हो रही है तो उसमें कोई हर्ज होने का सवाल नहीं है, उसमें कोई नुकसान होने का सवाल नहीं है। और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की वो फ़ौज में उनका सिलेक्शन होगा तो एक रेपुटेशन रहता है हर चीज़ का। अगर हमारे यहाँ से कुछ नौजवान फौजी बन गए, एक इतनी बड़ी स्कीम है, तो समाज में उनकी एक इज्जत होगी, उसमें पैसा भी मिलने वाला है। तो उस स्कीम की मुखालफत ना करते हुए हम उस स्कीम को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, ख़ास तौर से अक़लियती तबके को और मालेगांव शहर कारपोरेशन की हद में सभी लोगों को, इस मकसद से हम काम शुरू कर रहे हैं। अभी जो है फौरी तौर पे शान-ए-हिंद अवामी राब्ता ऑफिस आगरा रोड से हम फॉर्म भरने का काम शुरू करने वाले हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के 10वीं और 12वीं पास, वो आकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। हम उनकी पूरी गाइडलाइन करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको हम जो ज़रूरत है वहाँ तक ले जाएं। हो रही ये माना जा रहा है कि भाई लोगों में, नौजवानों में फ़िरका परस्ती पैदा करने के लिए ये स्कीम बनाई जा रही है। लेकिन सारी मुखालफत के बावजूद भी हमने या पूरे हिंदुस्तान के मुखालफिन ने इस स्कीम को रोकने में नाकाम रहे। अगर ये हुकूमत की ये फ़िरका परस्ती फैलाने की सोच है तो उसको ख़त्म करने का यही ज़रिया है कि हम अक़लियत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल करें। अगर अक़लियत के लोग और सेकुलर लोग उसमें शामिल होंगे तो जाहिर है जिस मकसद के लिए स्कीम बनाई गई है वो फ़ेल हो जाएगी और इसका फ़ायदा अक़लियत को मिलेगा। क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान इस बात को रोता है कि हम फ़ौज में 2% की भी तादाद में नहीं हैं।
अगर हम अपने पछताने की बजाय शुरुआत से ही अक़लियत इसमें शामिल रही तो जो अगर हुकूमत हिंद की एक पॉलिसी है कि वो फ़िरका परस्ती फैलाना चाहते तो हम ये स्कीम के ज़रिए हम फ़ायदा भी उठाएंगे और उनकी इस मकसद को नाकाम भी कर पाएंगे। मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को भी अब सोचना चाहिए कि क्या किया गया और क्या हो रहा है। आज 32 लोग 8 महीना करीब होने पे आ गया, उनकी जेल में हालत दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। कई बड़े त्यौहार शहर में आए और वो लोग जेल ही में रह गए। शब बारात आई, रमज़ान आई, ईद आई और अब ऐसा लग रहा है कि बकरीद पर भी छूटने के आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। हम लोग हमारी तरफ से 12-13 लोगों का हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किए और बहुत कोशिश करने के बाद हमने 2 मरतबा तारीख ली भी। एक 6 मई को ली, मगर अब किस्मत ख़राब बोली जाए या जो भी, उस दिन जज गैर हाजिर रह गए। उसके बाद अभी 24 तारीख को जो तारीख मिली तो उसमें जो सीनियर काउंसिल हमारे थे, वो सीनियर काउंसिल की बीवी का कोई मामला हो गया जिसकी वजह से वो सीनियर काउंसिल नहीं रहे और हमको वो तारीख आगे बढ़ा देना पड़ी। अब बड़ी मुश्किल से 11 जुलाई की तारीख मिली है। इसमें ऐसा हो गया कि 2 साल से कोरोना का पीरियड चलने की वजह से हाई कोर्ट मुसलसल बंद रही। जो भी कोर्ट का काम चला वो जो अर्जेंट मैटर रहे उतने ही काम हुए, जिसकी वजह से हाई कोर्ट पे बहुत लोड हो गया और नंबर लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। अभी तक हाई कोर्ट से किसी की भी रेगुलर बेल नहीं हुई। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी बेल कैसे जल्द से जल्द हो, क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर उनसे जाके मिला जाए तो रोने जैसी हालत मिलने वाली की भी हो जा रही है। इतने हालात अंदर जेल में ख़राब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उनकी सेहत से लेके हर तरीके से वो लोग परेशान हैं। मैं शहरियान से भी यही कहूँगा कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी वक्त मिल रहा है। अभी भी मैं कल मुंबई जा रहा हूँ कि वो 11 जुलाई 2-4 दिन पहले अगर तारीख हो जाए तो बकरीद से पहले की मिल जाएंगी तारीख। और अभी इसमें ऐसा हुआ कि वेकेशन तातील का पीरियड आ गया 1 महीने का। उसके बाद जो जज आए शिंदे साहब, वो 1 हफ्ते के लिए आए। फिर अभी नूरुद्दीन जमादार साहब है जो रेगुलर बेंच में हैं। अब उनका ऐसा हुआ कि जुलाई से वो 2022 के मामलात सुनने की तरफ जाएंगे। उससे पहले वो पीछे जो मामलात थे वही नंबर लगा रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा ऐसा लग रहा है। जैसे मैं बोला कि रिजवान बैटरी आला, नासिर किराना आला और कुछ लोगों की तारीख की 11 जुलाई की बात है। अब उसके लिए कुछ दिन पहले की कोशिश की जा रही है। बोलने का मतलब यह है कि पुलिस ने जो जुल्म और ज़्यादती की वो इस हद तक बढ़ गई। किसी ने उस वक्त तो सोचा नहीं था कि इनको 8 महीना भी हो जाएगा जेल में और अभी भी वो छूटे नहीं हैं। मैं पीछे आप देखेंगे मुशौरत चौक के, मैं बोलने का मेरा मकसद ये है कि पुलिस आज जो हालात हैं शहर में ये कहीं ना कहीं अभी नॉर्मल हैं। अगर पुलिस नॉर्मल हुई है तो आवाम भी नॉर्मल है। शहर में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी एक वजह पुलिस खुद होती है। अगर मुशौरत चौक का वो तारीखी धरना, उसके बाद अगर शहर में पुलिस ने अपना रवैया तब्दील किया, पुलिस ने आवाम से बातचीत करने का तरीका बदला, तो कहीं ना कहीं आवाम भी आज आप देखेंगे तो शहर में माहौल खुशगवार है। मुशौरत चौक के धरने से पहले शहर में माहौल खुशगवार नहीं था। ऐसा लगता था कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। अभी आने वाला वक्त बकरीद के त्यौहार का है। हम पुलिस से भी यही गुजारिश करेंगे कि त्यौहार को अमन व अमान से मना लिया जाए। इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से शहर के हालात ख़राब हों। आज शहर के हालात अच्छे हैं। अगर हम हमेशा मानते हैं कि पुलिस और आवाम अगर दोनों साथ में मिलजुल कर काम करे, दोनों की नीयत बराबर हो, तो शहर में अमन रह सकता है। इसलिए बकरीद के त्यौहार पे भी पुलिस डिपार्टमेंट अपने रवैये को आवाम की खिदमत के तौर पर रखे और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने दिया जाए, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। जिस तरह 12 नवंबर का दुख लोग झेल रहे हैं, त्यौहार आने पे ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से मामला बिला वजह के बिगड़े। हम इस शहर में अमन चाहते हैं और हम हमेशा बोले कि अमन आवाम से है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट का अगर रवैया अच्छा रहे
तो आज देख लो माहौल अच्छा शहर में दिख रहा है। यही माहौल मुशौरत चौक के धरने से पहले कैसा था, ये भी आप लोगों के सामने है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया अगर सही होता है तो माहौल भी सही होता है। पुलिस का रवैया जब इस शहर में बिगड़ता है तभी इस शहर का माहौल बिगड़ने की तरफ जाता है। तो त्यौहार आने वाला है बकरीद का, पुलिस ने अच्छे ढंग से त्यौहार को निपटाए, अच्छे तरीके से कामकाज करे, आवाम भी उनकी पूरी तरीके से मदद करे, कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हालात ख़राब हों। मालेगांव कारपोरेशन पानी के सवाल पे पूरी तरह फेल है। ये हम लोग हर वक्त बोले हैं कि इस शहर में एक वक्त ऐसा था कि पानी आने के वक्त लोग बोल देते थे कि ये टाइम हो रहा होगा। अब ना कोई टाइम टेबल का हिसाब है, ना पानी अच्छा आने का कोई हिसाब है। अभी पीछे 4-5 रोज से पूरे शहर के कई हिस्सों से हमको फ़ोन भी आए, लोग ऑफिस पर आकर मुलाकात भी करें, कुछ लोगों ने पानी लाकर भी दिए कि बड़े हिस्से में गंदा पानी आ रहा है। बरसात का मौसम शुरू हुआ है, मौसमी बीमारी शुरू होने पर है। ऐसे वक्त में अगर बड़ी तादाद में डायरिया फैल गया, क्योंकि डायरिया फैलने की सबसे अहम वजह गंदा पानी ही होता है, अगर ऐसे वक्त में इस तरह का पानी आया और डायरिया फैल गया तो इस मौसम में उसको संभालना मुश्किल होगा। और कारपोरेशन को बोल बोल कर कारपोरेशन के अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक, अभी हमारे अब्दुल बाकी भाई राशन वाले फिल्टर प्लांट का दौरा भी करे, उन्होंने त्रिभुवन से लेकर बड़े अधिकारियों से फ़ोन पे भी रब्ता किया, मिल कर भी किया। इससे पहले भी ये सब शिकायत करते रहे, मगर अधिकारियों पर किसी भी तरह का कामकाज में सुधार हो ऐसा होता ही नहीं, बिगाड़ की तरफ ही जाता। इसलिए कल जो है हम सिर्फ निवेदन देने नहीं जाएंगे, हम कमिश्नर के और कारपोरेशन के खिलाफ हम एक एहतजाज करेंगे उनकी ऑफिस के बाहर। उसके बाद हम उनसे मुलाकात करके उसका कायम का कोई सॉल्यूशन निकले। ये जो गंदा पानी आ रहा है ये ख़त्म हो, वक्त पर पानी आए, इस ताल्लुक से कल कमिश्नर के पास एहतजाज करके हम उससे मुलाकात करेंगे। सिर्फ मतलब मुलाकात करना नहीं है।